नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th और क्लास 10th का हमारा चैप्टर 2 है और ये ज्योग्राफी यानी भूगोल है। और क्लास 10th का आप जानते हैं कि एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। हम लोग लाइन बाय लाइन आसान भाषा में इजी शब्दों में समझेंगे। ये एनसीईआरटी है, लेटेस्ट है। हम लोग का चैप्टर 2 का आज पार्ट 2 है। हम लोग पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन और प्राणी जात और वनस्पति जात वाला टॉपिक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग वन्य जीव जंतु और जैसे पेड़ पौधों को किस प्रकार से संरक्षण करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, बचाएंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक का इंग्लिश में आप बोल सकते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, जो कि क्लास 10th में पढ़ना है, सभी लोगों को पढ़ना है। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं बस उसको इंग्लिश में पढ़ना है, जो हिंदी में पढ़ते हैं उसको हिंदी में पढ़ना है। तो हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्लास 10th इम्पॉर्टेंट होता है, निर्णायक होता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है। और आप इसमें ढिलाई करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो है लाइफ बाद में आपको इम्पैक्ट करेगा। अभी से आप टैलेंट रहेंगे, पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फीलिंग होगा, आपको गर्व होगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपको अच्छे कॉलेज में होगा। तो बहुत अच्छे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और आपको भी पढ़ना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो हम आपको हमेशा बताते हैं कि किताबें तुम्हारे जो है तुम्हारे पास तभी आएगा जब आप किताबों के पास जाएंगे। आप किताबों को लाइन कीजिए, क्वेश्चन आंसर लाइन कीजिए, एमसीक्यू लगाइए, प्रैक्टिस लगाइए, पीवाईक्यू देखिए, बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए चीज़ों को। एकदम अच्छे तरीके से रीड कीजिए और उसको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए और फिर पढ़िए और फिर उसको समझिए। और बार बार रिपीटिशन पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना चीज़ सीखेंगे। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ पढ़ेंगे, जो पढ़े उसको कितना बार मल्टीपल बार हम रिवीजन किए, प्रैक्टिस किए, वो ना इम्पॉर्टेंट है। आप सब चीज़ पढ़ लिए लेकिन आप किसी चीज़ को रिवीजन नहीं किया तो आप भूलते चले जाएंगे, भूलते चले जाएंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट है, रिपीटिशन, बार बार रिवीजन करना। तो किताब तुमसे कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किताब के पास जाएंगे, किताब आपके पास आएगा। हम आपको एक लाइन भी पिछले वीडियो में बताए थे कि तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हो लेकिन हाथों में किताब ज़रूरी है, ज़रूर होनी चाहिए। ये हम नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बोला गया। संविधान का पिता कहलाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी लाइन है। पढ़ाई एक वो चीज़ है जो दुनिया में किसी चीज़ से और चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आज हमारा पार्ट 2 है। हम लोग अगले वीडियो में जो है पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग ये सब देख चुके थे। आपको क्या क्या देखे थे, देखिए ये टॉपिक कंप्लीट किए थे, ज़्यादा कुछ देखे नहीं थे। भारत में वनस्पति और प्राणी जात, आज हम लोग जो है ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको अंडरलाइन है, इसको रीड करते हैं और समझते चले जाते हैं। देखिए टॉपिक है हमारा भारत में वन और वन्यजीव जीवन का संरक्षण। वन्य जीवन का मतलब वन्य जीव संरक्षण। इस वर्ड का समझिए, इस वर्ड का मतलब होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है सेव, बचाना या संरक्षण करना। तो किसको करेंगे? ऐसे जीव जंतु को करेंगे जो वन में रहते हैं। इसे वाइल्ड एनिमल कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं, वन्य जीव कहते हैं। और किसको संरक्षण करेंगे? पेड़ पौधे, वनों को, यानी भारत में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्लांट्स और एनिमल के बचाएंगे, संरक्षण करेंगे। तो पर्यावरण, जीव जंतु, पृथ्वी जो है इन्वायरमेंट बचा रहेगा। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है कि वन जीवन मतलब वनों में रहने वाले जीव, वन्य जीवन, वाइल्ड एनिमल, और वनों में तेज गति से हो रहा है ह्रास। ह्रास मतलब वन्य जीव मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु, लगातार इसका गिरावट हो रहा है। सारे जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं धरती से। तो यही बोल रहा है इसका ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब होता है डिग्रेडेशन, इसका क्वालिटी में ख़राब होना, विलुप्त होना, इस धरती से गायब होना। इस प्रकार से बोल रहा है इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। अगर जीव जंतु ही नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? वन नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? तो बोल रहा है इसके ह्रास को, बोल रहा है ह्रास हो रहा है, इसलिए जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को संरक्षण बचाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे बताया। परंतु हमें वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? ये अब क्वेश्चन से पूछा कि हमें वनों को, पेड़ पौधों को और वन्य जीवों को संरक्षण करना क्यों है, बचाना क्यों ज़रूरी है? सारे पेड़ पौधों को मरने देते हैं, काट लेते हैं, या फिर उसका डिफोरेस्टेशन कर लेते हैं, वनों को कटाई बोलते हैं इसको। इसका मतलब है कि सारे जीव जंतु को मार देते हैं, भाग जाएगा, दुनिया से ख़त्म हो जाए। तो नहीं, फूड चेन है, यानी कि फूड चेन है। इसका कहने का मतलब एक जाल है, खाद्य श्रृंखला। आप पढ़ेंगे क्लास 10 में या पढ़ लिए होंगे, लास्ट में पढ़ना है, साइंस का चीज़ है। इसी प्रकार से इकोसिस्टम के बैलेंस बनाने के लिए ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ना बढ़े, क्लाइमेट चेंज ना हो, जलवायु परिवर्तन ना हो, किसी भी प्रकार से कोई भी जो है इम्बैलेंस ना हो, असंतुलन ना हो, इसलिए इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक जीव जंतु नहीं रहेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए फ्रॉग है, फ्रॉग को स्नेक खाता है,
तो फ़रोग को अगर स्नेक खाता है तो अगर स्नेक ही नहीं रहेगा तो फिर फ़रोग को कौन खाएगा, तो फ़रोग का संख्या बढ़ जाएगा और ये सारे किसान का जो है से फसल बर्बाद करेगा, घर में पूरा चूहा इससे बीमारी फैलेगा। तो इस तरह से इम्बैलेंस हो जाएगा, किसी भी चीज़ की आबादी बढ़ जाएगा और किसी चीज़ का घट जाएगा, तो वो फूड चेन जो है ना, चेन जो सीरीज है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमें कहाँ से मिलेगा O2, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस कैसे लोग कर पाएंगे, खाना हम लोग जो है हम लोग तो एक क्या है, कंज्यूमर है, कंज्यूम करते हैं। प्रोड्यूसर तो प्लांट होते हैं, खाना तो वो बनाते हैं, वो हम लोग खाते हैं। तो इस प्रकार से स्वपोषी परपोषी आप पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे। बोल रहा है कि परंतु हमें वनों यहाँ पे हो गया। अब आगे हम आपको पढ़ के बताते हैं कि संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। तो देखिए बोल रहा है कि बचाने से, कंजर्वेशन से जो आपका इकोसिस्टम है ना, पारिस्थितिकी बायोडाइवर्सिटी वो बनी रहती है। मतलब कि पेड़ पौधों की संख्या, उसके प्रजाति, उसके नस्ल, उसके ब्रीड, जीव जंतुओं का नस्ल प्रजाति बनी रहती है। हमारे जीवन साध्य संसाधन, जैसे में हमारे जीवन तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन कहने का मतलब जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जीवन में हम तभी जीवित रहेंगे जब ये सब रहेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। अगर पेड़ पौधा और जीव जंतु नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा। इसलिए ये बोल रहा है कि हमारा जीवन इसी पर टिका हुआ है। ये जल, वायु और मृदा, मृदा मतलब सॉइल, वायु का मतलब एयर और जल का मतलब तो आप जानते हैं वाटर होता है। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स, जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। ये बोल रहा है कि यह विभिन्न जातियों में, अलग अलग जाति स्पीसीज में बेहतर जनन, बेहतर जनन मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब बेबी प्रोड्यूस करना, बच्चा करना। तो अच्छे से बच्चे जनन करने के लिए अलग अलग जातियों के लिए वनस्पति का होना बहुत ज़रूरी है। और पशुओं का जीन यानी जेनेटिक विविधता भी संरक्षित करती है। और उदाहरण के लिए आपको ये समझा रहा है कि हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। कृषि में पारंपरिक फसल कहने का मतलब कि ट्रेडिशनल, ये देखो, ये लाइन हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कृषि में अभी भी हम क्या करते हैं, कैसे फसल जो ट्रेडिशनल क्रॉप है। जैसे में हम लोग सिर्फ खेती करते हैं तो चावल का ही करते हैं, गेहूं का करते हैं, दूसरा चीज़ क्यों नहीं करते हैं। रागी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मिलेट्स हो गया, मोटा अनाज है, अलग अलग प्रकार के नए नए तरीके के जो दूसरे दूसरे कंट्री में होता है। तो बोल रहा है आज भी हम लोग कृषि, एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल जो पुराना पूर्वज करता था उसी पर हम लोग आज भी निर्भर हैं। जलीय जैव, जलीय जैव का मतलब होता है जल में रहने वाला जीव। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। तो देखिए जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है ना, वो मछली पालन बनाए के रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगा, ये ख़राब हो जाएगा, तो मछली भी नहीं रहेगी, मछली इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। फिर आपका देखिए ये फ़ोटो दे रखा है और इस पेज को तो हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए हैं। अब ये फ़ोटो आपको तो नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, लेकिन तब भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये फ़ोटो जो है शांत घाटी है। अब शांत घाटी कहाँ हम आपको बता देते हैं। शांत घाटी केरल में है, ठीक है, आप याद रखिएगा। इसे शांत घाटी को साइलेंट वैली कहते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पेड़ पौधे, जीव जंतु पाया जाता है, घना जंगल है, वो पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियाँ बाँस के पौधे लगा रहे हैं। तो बाँस के पौधे लगा रही है। यहाँ दिया है कि छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं, मतलब जंगल से निकला प्रोडक्ट, उत्पाद, जैसे में उसका फल, उसका पत्ती, उसका लकड़ी, इन लोग बेच रही है और पैसा कमा रही है और आजीविका चला रही है। फिर ये सूखी पत्तियों को एकत्रित करती है आदिवासी महिलाएं। तो इससे भी जंगल में आग नहीं लगता। अगर सूखे पत्ती को एक साइड कर देंगे तो फिर उससे भी जो है जंगल में फॉरेस्ट फायर नहीं होगा, जंगल का आग नहीं लगेगा। 1960 का दशक और 1970 का दशक बता रहा है कि इसके दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। मतलब जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जब 1960 और 1970 का टाइम आया तो लोगों ने पर्यावरण बचाने का काम सोचा। मतलब बोला कि नहीं, पर्यावरण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, जीव जंतु खत्म हो रहा है, तो हमें पूरे राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम चलाया और इसका पुरजोर वकालत किया और वकालत की मांग किया। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, देखिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। इसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972। भारत में इंदिरा गांधी थी और ऐसा लागू करने वाला भारत दुनिया में, समझिए ये बहुत ही ऐसा कम देश है दुनिया में, जैसे भारत भी लाया और ये पूरी दुनिया में जो है एग्जाम्पल सेट किया। और इससे आज से लेकर कई सारे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की संख्या बढ़ाया गया, बचाया गया। ये कोई भी जीव जंतु को मारना, बेचना, ट्रेड करना, हंटिंग करना, पोचिंग करना, ये अपराध है, कानूनन साजा होता है, उम्र कैद हो सकता है या कई रुपये लग सकते हैं दंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कठोर कानून है। ये जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि
आप इसको नहीं बोल सकते हैं। इसे बोलते हैं भारतीय वन्यजीव संरक्षण। इसका मतलब एक ऐसा कानून, एक ऐसा अधिनियम जो संरक्षण करना है। किसको संरक्षण करना है, किसको बचाना है? तो वन्यजीव मतलब वन में रहने वाले जीव जंतु, मतलब वाइल्ड एनिमल को। तो इस प्रकार से भारत ने लागू किया, जिसमें वन्य जीवों के आवास का संरक्षण, मतलब जहाँ जीव जंतु रहते हैं उसके घर के बचाना। तो जीव जंतु कहाँ रहते हैं? सारे एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं? तो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो फॉरेस्ट उसका घर हो गया, तो इसका मतलब पूरे जंगल को बचाना। इसी प्रकार से अगला पॉइंट इसका काम क्या है, इसमें बोल रहा है कि इसके अनेक प्रावधान है। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि सारे भारत में जितने भी संरक्षित क्षेत्र है, रक्षित जाति है, स्पीसीज है, उसकी एक सूची भी निकाला गया, लिस्ट भी निकाला गया कि एशियाई हाथी हो गया, एशियाई लायन हो गया, एशियाई रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, उसको नहीं मारना, उसको बचाना है, वो रक्षित जाति है। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों को, संकटग्रस्त का मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जो खत्म होने के कगार पर है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, लुप्त प्राय उसे कहते हैं जो लुप्त हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन संकटग्रस्त जाति उसे कहते हैं जो ख़त्म होने वाला है, कुछ सालों में इसका संख्या कम हो रहा है। तो भारत बोल रहा है कि इस कार्यक्रम के तहत जो भी संकटग्रस्त जाति था उसके बचाव पर जोर दिया गया, और वो बचा भी। और बचाव पर शिकार प्रतिबंध, मतलब हंटिंग वगैरह हम किल नहीं कर सकते हैं। वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण मिला, कानून के तहत जो है पेड़ पौधे, जीव जंतु को, फॉरेस्ट को, वन को बचाया गया। फिर बोल रहा है जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि। तो देखिए जंगली जीवों के व्यापार पर रोक, मतलब कि आप जंगली जीवों को मार के बेच नहीं सकते हैं एक देश से दूसरे देश, उसे मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आदि पर बल जोर दिया गया। तो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का आपको बता रहा है कि किस लिए बनाया, इसका मकसद क्या है, ये क्या किया, ये आपको बताने का कोशिश कर रहा है, इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद क्या हुआ, केंद्रीय सरकार को केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे में मोदी सरकार आप बोल सकते हैं। वह कई राज्य सरकारों ने, और कई राज्य सरकार कहने का मतलब अलग अलग राज्यों, तो भारत में 28 राज्य है, तो अलग अलग राज्यों ने राष्ट्रीय उद्यान, इसे नेशनल पार्क कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव पशु विहार, इसे वाइल्ड लाइफ जो है अभ्यारण्य कहते हैं, मतलब सेंचुरी कहते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य, पशु विहार का मतलब सेंचुरी। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित किया गया, और जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई परियोजनाओं का भी घोषणा किया, जिनका उद्देश्य, देखिए सरकार ने अलग अलग परियोजना लाया, और इनका उद्देश्य, इनका ऑब्जेक्टिव, इनका मकसद एक ही था कि गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्रजातियों को रक्षण प्रदान करना। यानी कि जो ऐसे पेड़, ऐसे जीव जंतु जो ख़त्म हो रहे हैं, वो पेड़ ख़त्म हो रहा है, अब उसका जाति बढ़ ही नहीं रहा है, और वो ख़त्म हो जाएंगे, तो जो गंभीर खतरे में थे उन प्राणियों को, वन प्राणियों को रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना, बचाना, इसका मकसद था। प्राणियों में बाघ हो, देखिए इस प्राणियों में कौन कौन सा है, बाघ को बचाना, इसका किल करना, बेचना एक कानूनन अपराध है। एक सींग वाला गैंडा, इसे वन राइनोज कहते हैं, इसे टाइगर कहेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर। और इसी प्रकार से कश्मीरी हिरन, अथवा कहने का मतलब हंगूल, कश्मीरी हिरन को हंगूल कहते हैं, हंगूल कश्मीर में मिलता है। और 3 प्रकार के मगरमच्छ, तो मगरमच्छ 3 प्रकार का होता है, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल। इस प्रकार से आपको बता दें कि स्वच्छ जल मगर मतलब मीठे, फ्रेश वाटर में रहने वाला क्रोकोडाइल, और लवणीय मतलब खारा मीठा पानी में, नमकीन पानी में रहने वाला मगरमच्छ, और घड़ियाल कहने का मतलब कि घड़ियाल, ये सब क्या है, मगरमच्छ है। उसी प्रकार से एशियाई शेर हो, इसे एशियाटिक लायन कहेंगे, और अन्य प्राणी शामिल है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा और क्या क्या बचाने का काम किया गया, देखिए आप यहाँ से समझ पाएंगे कि कुछ समय पहले भारतीय हाथी को कहते हैं ना, एशियन एलिफेंट कहते हैं। इस प्रकार से कुछ समय पहले भारतीय हाथी, एशियन एलिफेंट, काला हिरन, ब्लैक बक कहेंगे काला हिरन को, चिंकारा, भारतीय गोंडवाना यानी बस्टर्ड, और हिम तेंदुआ जिसे स्नो लेपर्ड कहते हैं, आदि के शिकार पर, मतलब शिकार मतलब हंटिंग, किलिंग करना, व्यापार, ट्रेड, बेचना, इस प्रकार के अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानून रक्षण दिया गया। तो देखिए ये सबको कानूनी अपराध है, सजा होगा और दंडित किया जाएगा। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं बाघ परियोजना। तो बाघ का मतलब होता है टाइगर, आप याद रखिएगा। टाइगर के बारे में आपको बता देते हैं, भारत में टाइगर 3682 है। ये पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है सर टाइगर है। टाइगर कैपिटल कहते हैं भारत को, टाइगर कैपिटल मतलब बाघ का राजधानी पूरी दुनिया में, सबसे अधिक टाइगर भारत में है। इसको समझना है आपको, तो ऐसे समझिए कि दुनिया में 10 टाइगर है, 10 में से 7 भारत में है। एक तरीका ऐसा हो गया। दूसरा तरीका आप एक समझ सकते हैं कि 1/4 भारत के पास है। 1/4 कहने का मतलब कि
एक चौथाई आप बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं थर्ड फोर्थ, यानी कि 4 में से 3 टाइगर भारत में है। या तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको 100 मानना है कि 100 टाइगर में इंडिया में कितने पास है, पूरे वर्ल्ड में 100 टाइगर है तो 75 टाइगर। इसलिए आपको एक फैक्ट बता रहे हैं कि टाइगर की जनगणना होता है, जिस तरह से आदमी का होता है 10 साल में जनगणना गिनती, उसी तरह 4 साल में टाइगर का गणना होता है। जब 2022 में हुआ, 2026 का भी रिपोर्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे टाइगर की संख्या था 3682। पूरी दुनिया का भारत में टाइगर 75%, 70 से 75% है। इसलिए हम आपको बता रहे थे कि 100 में से 75 मान लीजिए, या तो फिर 100 में, ये 10 में आप 7 मान लीजिए। इस प्रकार से टाइगर का घर है। भारत में जो टाइगर पाया जाता है उसे कहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। अरे भारत की ये नेशनल एनिमल भी है, जो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और भी बहुत राज्यों में पाया जाता है। भारत में टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं 58। इस प्रकार से बाघ परियोजना मतलब होता है प्रोजेक्ट, और टाइगर मतलब टाइगर हो गया। टाइगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है 29 जुलाई को मनाते हैं। आपको टाइगर के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया 1972। इसे वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं, यानी कि वन्यजीव अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आप बोल सकते हैं, वन्यजीव अभयारण्य अधिनियम कानून बोल सकते हैं। 1972 में आया। इसे WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। इसी के तहत 1 साल बाद 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया, और उसमें भी इंदिरा गांधी थी, उसी कानून के तहत आया। और टाइगर को तब से भारत में टाइगर डबल मतलब बढ़ता जा रहा है। अभी भारत में बहुत सारे टाइगर है, और सबसे अधिक आपका जो है टाइगर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, इसका कैपिटल भोपाल होता है। हम लोग टाइगर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और जानेंगे। तो देखिए टाइगर के बारे में क्या दिया है कि वन्यजीव संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। तो बोल रहा है कि वन्यजीव संरचना का मतलब स्ट्रक्चर होता है, और वन्यजीव मतलब वाइल्ड एनिमल, यानी जंगली जीवों में आप देखेंगे तो टाइगर मतलब बाघ होता है। ये एक महत्वपूर्ण जंगली वाइल्ड एनिमल है। 1973 में, डेट एकदम साफ साफ लिख रखा है, 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई। तो देखिए 1973 में जब अधिकारी मतलब जो ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल ग्रेड के अधिकारी, बड़े बड़े लोग थे जो जॉब करते थे, वो 20वीं सदी में यानी 1973 ईस्वी के आसपास देखा कि इसके शुरुआत में बाघों की संख्या 55,000 था, उससे घटकर मात्र 1827 बच गया। अब देखिए बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना एक कारण था। घटने का कारण बता रहा है, टाइगर क्यों घटा था, टाइगर दुनिया में क्यों ख़त्म हो गया, ये विलुप्त होता जा रहा था। अभी भी टाइगर जो है संकटग्रस्त प्रजाति है, मतलब कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो एक रीज़न था कि टाइगर को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, मतलब कि ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना। लोग क्या हुआ, जंगलों को काटा, जंगल में शहर बसाया, घर बनाया, कृषि किया, एग्रीकल्चर किया। तो ये बोल रहा है कि जो हैबिटेट था टाइगर का, उसको ही इन लोग बर्बाद कर दिया। भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, यानी कि एक और कारण बताया कि टाइगर जिसको खाता है वही जीव कम हो गया, तो टाइगर भी कम हो गया। हम जिसको खाएंगे और वही नहीं रहेगा तो हम क्या खाएंगे, तो फिर हम लोग का भी डेथ निश्चित हो सकता है। तो इस तरह से आदमी एक दूसरे से लिंक है और सब घटने लगता है। तो बोला कि टाइगर जिसको खाता है वो जंगली उपजाति की संख्या कम हो गया, इसलिए टाइगर की संख्या कम हो गया, उसको कुछ खाना ही नहीं मिलने लगा। जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। मतलब जनसंख्या वृद्धि में हम लोग का, ये दुनिया में आदमी का आबादी बढ़ने लगा तो बाघों की संख्या घटने लगा, क्योंकि आदमी आबादी बढ़ा तो जंगल काटा, जंगल में आग लगा, जंगल की तरफ गया, शहर बसा, रोड रेलवे बना, रेल बना, यह बिजली आया, जिसके कारण से इसकी आबादी में घटने लगा, इसके आवासों में आदमी घुसने लगा। इस तरह से बाघों की खाल का व्यापार, खाल का मतलब लोग, टाइगर के लोग राजा महाराजा खुशी से मारता था, उसको एक शौक था शिकारी करना। उसके जो खाल है, उसका चमड़े अपने कुर्सी पे रखता था, अपने दीवालों में टांग के रखता था। तो बोल रहा है बाघों की खाल यानी चमड़ी की ट्रेड करना, व्यापार करना। हालांकि कुछ चीज़ों से मेडिसिन दवा भी बनता है। उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग, देखिए औषधियों मतलब मेडिसिन दवा में। फिर यही जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। अब इसका संख्या कम होने लगा। भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए भारत और नेपाल, दुनिया में सबसे अधिक भारत में, उसके बाद नेपाल में 2/3 है जो से पूरा टाइगर है। उसके बाद ये घर है टाइगरों का, अतः यह देश ही शिकार
चोरी, गैर कानूनी व्यापार करने के मुख्य निशाने पर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, विश्व के बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक। जिस तरह से ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्यजीव अधिनियम 1972 का, उसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ये आप याद रखिएगा। और ये भी एक बेहतरीन परियोजना था। हम आपको बता दे रहे हैं कि 1992 में एक परियोजना आया था, हाथी प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी को बचाने के लिए। और ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। इसका शुरुआत 1973 में हुआ। बाघ संरक्षण, बाघ को बचाना मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है। बोल रहा है बाघ का बचाना ही मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का नहीं, इसके तहत कई सारे जीव जंतुओं को बचाया गया। आप देख सकते हैं ये फोटो आपको जो दिखा रहा है ना, ये असम का है। असम का वन राइनो है, एक सींग वाला गैंडा है। यहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो हिरन है इसी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में, और गैंडा भी है। तो इस प्रकार से, और देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पे कि इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ याद रखिएगा। उत्तराखंड में है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ टाइगर की स्थापना किया गया था, टाइगर नेशनल पार्क। यह इसका स्थापना 1936 में हुआ है। और इसका अभी नाम जो है से, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, बाद में इसका नाम अभी जो है से इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड में है। पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, भारत का नेशनल एनिमल है। और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में है सरिस्का वन्यजीव पशु विहार यानी सेंचुरी। और असम में है मानस बाघ रिजर्व। और केरल में है पेरियार बाघ रिजर्व। ये भारत के बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा, कौन सा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कहाँ है, किस राज्य में, आपसे पूछा जा सकता है। फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है। मतलब बोल रहा है कि आज के टाइम में जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट होता है वो बायोडाइवर्सिटी पर होता है, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों को गहनता से खोज की जा रही है। मतलब संरक्षण के कौन कौन तरीके हो सकते हैं, कैसे हम जीव जंतु पेड़ पौधों को बचा सकते हैं, इसके कौन कौन तरीके हो सकते हैं, इसको डीप जो है गहनता से डीप के साथ खोजा जा रहा है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। मतलब बचाने में हम लोग छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी बचा रहे हो, उसका भी महत्व है। जैसे मधुमक्खी हो गया, इंसेक्ट हो गया, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों और भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। तो आप देख पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट दे रखा है। अब देखिए भारत में वन्यजीव पशु विहार राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें। तो ये एक आपका एक्टिविटी है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है और वो किस स्टेट में। बस इतना ही सिंपल सा। जैसे में सरिस्का कहाँ है, सिम्पलीपाल उड़ीसा में है, नंदनकानन उड़ीसा में है, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, और भी अलग अलग है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम लोग पार्ट 3 में जो है वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण को देखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा कुछ समझ में आया होगा। अगर आप देखेंगे तो इसके माध्यम से आप जो है पूरे ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का समझ सकते हैं। सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आदमी एक्सपीरियंस हो जाता है, कपड़ा मान लीजिए कि स्विंग मशीन है, जो दर्जी है या टेलर है वो कपड़ा सीता है, तो वो क्या उसको 100 कपड़ा सिखाने की ज़रूरत है। अगर वो 2 कपड़ा सी ले रहा है तो तीसरा चौथा आपने सिलेगा। तो मेरा कहना है कि अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे चीज़ों को, तो ऑटोमेटिक तीसरा आपने समझ जाएंगे। तो आप इसका 1-2 चैप्टर समझिए और तीसरा चौथा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका मतलब ये होगा, ये होगा। तो आपको जो है बस ध्यान से कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट आपको मेहनत करना है सब में, लेकिन आपको लगातार चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। चैप्टर 3 में हम लोग अगले, ये चैप्टर 3 नहीं बोलेंगे, हम लोग इसका पार्ट जो है अगले पार्ट में देखेंगे, अगले टॉपिक को। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।